मूवी की शुरुआत होती है और हमें वेनिस शहर को दिखाया जाता है, जहां पर एक बड़े से घर में कीमती चीज़ों की नीलामी होने वाली थी। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए शहर के कई रईस लोग शामिल हुए थे और इस मूवी का लीड कैरेक्टर साइरस भी इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ था। साइरस यहाँ अपनी टीम के साथ इस नीलामी की सबसे कीमती सामान को चोरी करने आया था। यहाँ हमें साइरस के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें साइरस बॉस था, कैमिला पायलट थी, मिसून हैकर थी, मैग्नस लॉकर तोड़ने का काम करता था, ल्यूक इंजीनियर था और इनकी टीम में एक बूढ़ा आदमी भी था जिसका नाम डैंटन होता है। मतलब कि इस टीम में 6 मेंबर्स थे। इस नीलामी घर में पुलिस की काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, जिसको लीड कर रही थी ऑफिसर एबी। दरअसल कुछ समय पहले एबी साइरस से लंदन में मिली थी। उसकी साइरस से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तब उसे नहीं पता था कि साइरस क्या काम करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि साइरस एक बहुत बड़ा चोर है तो एबी ने उसे पकड़ने का एक प्लान बनाया। लेकिन साइरस काफ़ी चालाक किस्म का आदमी था, इसलिए वो वहाँ से मौका देखकर भाग गया और एबी को आज फिर से साइरस के यहाँ होने की खबर मिली थी। इसलिए एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी साइरस को पकड़ने के लिए। उधर कुछ सामानों की नीलामी होने के बाद आखिर में उस नीलामी की सबसे कीमती सामान को सामने लाया जाता है, जिसका नाम होता है NFT, जिसमें लगे थे 442 कैमरे, जिसके द्वारा बेहतरीन क्वालिटी के डिजिटल वीडियोस बनाए जा सकते थे। इस प्रोडक्ट के आते ही साइरस इसकी सबसे ऊंची बोली लगाता है और फाइनली वो इस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। बोली लगने के बाद साइरस अपने आदमियों को लिफ्ट वर्ड में सिग्नल देता है, जिसके बाद वहाँ एक धमाका होता है। धमाके के कारण वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इस बात का फायदा उठाकर साइरस एनेट के पास जाता है, जिसने NFT को बनाया था। साइरस उसे कहता है कि यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, इससे अच्छा होगा कि आप मेरे प्राइवेट यार्ड पर चलिए, मैं इस प्रोडक्ट की पेमेंट आपको वहीं करूँगा। एनेट साइरस की बात मान जाता है और उसके साथ एक वोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उधर एबी को पता चल चुका था कि ये धमाका साइरस ने ही किया है और वो कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए अब एबी साइरस को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन साइरस एबी को इस बार भी चकमा देने में सफल रहता है, वो भी अपनी टीम मेंबर मिसून के कारण, क्योंकि मिसून ने सिस्टम को हैक करके पानी के बीच बने बैरियर को एबी और उसके साथियों के सामने खड़ा कर दिया था ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। और फाइनली साइरस एनेट को लेकर अपने वोट पर पहुंच जाता है और एनेट को NFT के लिए 2 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और इसके बाद ये लोग वहाँ पार्टी करते हैं। अगली सुबह जब एनेट को होश आता है तो वो अपने फ़ोन पर एक न्यूज़ देखता है कि एनेट को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। इस बारे में एनेट साइरस से पूछता है। साइरस कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम किडनैप हुए हो? एनेट कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम लोग हो कौन? साइरस कहता है, तुम हमारे प्लान का एक हिस्सा हो। अब साइरस कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को जब चोरी किया गया था तो उसकी कीमत रातों रात आसमान छू गई थी और यही काम किया है हमने तुम्हारे NFT के साथ। और अब चोरी होने की खबर के बाद तुम्हारे NFT की कीमत मार्केट में 8 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुकी है और अब इस पैसे को हम आपस में बांट लेंगे। उधर हमें एबी को दिखाया जाता है, जिसने साइरस के साथ ही डैंटन को पकड़ लिया था, लेकिन डैंटन एबी को कुछ भी नहीं बताता। तभी एबी को खबर मिलती है कि अगर साइरस को पकड़ना है तो उसे लंदन जाना होगा। अब एबी लंदन के इंटरपोल ऑफिस में जाती है और वहाँ ऑफिसर हक्सले से मिलती है। हक्सले एबी को दुनिया की सबसे बड़ी माफिया लार्स के बारे में बताता है। लार्स आतंकवादियों को पैसे देकर बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देता है और इस घटना के बाद जैसे ही स्टॉक्स के दाम गिरते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता है। मासूमों की मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क है सिर्फ अपनी जेब भरने से। अब लार्स एक बहुत बड़े हैकर ग्रुप लेवाइथन से संपर्क कर रहा है शहर में पानी के द्वारा तबाही लाने के लिए, और इस तबाही के लिए लार्स लेवाइथन को रकम सोने के रूप में देगा, वो भी 50 करोड़ रुपए के सोने। हक्सले एबी से कहता है कि मैं इन लोगों की डील को किसी भी तरह रोकना चाहता हूँ, लेकिन लार्स के खिलाफ मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डील के लिए ले जाने वाले सोने को मैं किसी तरह चोरी करवा लूँ और ये चोरी कैसी करनी है ये साइरस हमें बताएगा और इस काम के लिए तुम साइरस को मनाओगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, इसलिए साइरस तुम्हारी बात नहीं टालेगा। एबी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम साइरस के भरोसे 50 करोड़ का सोना कैसे छोड़ सकते हो। हक्सले कहता है कि अगर हमने इस डील को होने से नहीं रोका
तो हजारों या फिर लाखों मासूमों की जान जा सकती है। इसलिए तुम बस ये काम करवाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ये सब सुनने के बाद एबी मान जाती है और वो साइरस से मिलने उसके घर जाती है। और वहाँ जाने पर वो साइरस को बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए भेजा गया है। उस डील के बारे में सुनने के बाद साइरस उस काम के लिए मान जाता है। लेकिन साइरस को कहीं ना कहीं डर था कि अगर इंटरपोल ने बाद में साइरस और उसके साथियों का साथ छोड़ दिया तो ये लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए साइरस एबी से कहता है कि तुम्हें भी इस काम में हमारा साथ देना होगा। एबी मना कर देती है। इस पर साइरस कहता है तुम नहीं तो डील नहीं, 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास। और फाइनली एबी साइरस की बात मान लेती है। अब एबी साइरस और उसकी टीम को पूरा प्लान समझाती है। वो बताती है कि लार्स लंदन के बैंक से 50 करोड़ का सोना पहले एक ट्रक में लोड करवाएगा। उसके बाद वो ज्यूरिख जाने वाले एक पैसेंजर प्लेन में उसे लोड करवाएगा। तो हमें लंदन के बैंक से निकलने और ज्यूरिख के रनवे तक पहुंचने से पहले ही सोने को गायब करना होगा। इस पर साइरस कहता है फिर तो हमें ये चोरी आसमान में करनी होगी और इसके लिए हमें उस प्लेन की ही तरह एक दूसरा प्लेन चाहिए जिसके द्वारा हम दुनिया के सबसे अनोखी चोरी को अंजाम देंगे। ये सुनते ही मीसून जल्दी से दूसरा प्लेन ढूंढने लगती है और फाइनली उस प्लेन की ही तरह एक दूसरा प्लेन इन्हें मिल जाता है। अब ये लोग जल्दी से उस प्लेन के मालिक के पास जाते हैं, लेकिन प्लेन का मालिक वो प्लेन इन्हें किराए पर देने से मना कर देता है। इसके बाद एबी उससे कहती है क्या तुमने इंटरपोल के ऑफिसर्स को बताया है कि तुम गैर कानूनी ढंग से यूएस में प्लेन उड़ा रहे हो? ये सुनते ही उस प्लेन का मालिक डर जाता है और इन्हें वो प्लेन दे देता है। ये प्लेन काफी एडवांस था, इसमें कई नए नए फीचर्स मौजूद थे। अब सभी मिलकर इस चोरी को अंजाम देने की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। मैग्नस लेजर लाइट से आसमान में तिजोरी तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं मीसून ये प्रैक्टिस कर रही थी कि किस तरह से इस प्लेन के जीपीएस को उस प्लेन के जीपीएस के साथ एडजस्ट किया जा सके। और उधर डैंटन नकली दाढ़ी लगा रहा था। वो साइरस से पूछता है कि इतनी लंबी दाढ़ी ठीक है? साइरस कहता है क्या तुम 40 साल की तपस्या के बाद गुफा से बाहर निकल रहे हो? डैंटन कहता है अरे हाँ, ये तो ज्यादा हो गया। उधर मीसून साइरस से कहती है कि दोनों प्लेन के जीपीएस को एक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसके लिए हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक आदमी चाहिए जो हमारी मदद कर सके। एबी कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, आदमी घटिया है लेकिन काम आ सकता है। उस आदमी का नाम है हैरी। अब एबी और साइरस हैरी से मिलने जाते हैं। हैरी कहता है ये काम मुश्किल है, मैं जेल भी जा सकता हूँ, मुझ पर आतंकवाद का आरोप भी लग सकता है। एबी कहती है इंटरपोल तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो फिर भी नहीं मानता। इसके बाद साइरस कहता है कि मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा इस काम के लिए। और अब डॉलर का नाम सुनते ही हैरी इस काम के लिए मान जाता है। अब चोरी होने के कुछ दिन पहले साइरस अपने साथियों से कहता है कि अगर तुम में से कोई इस काम को छोड़कर जाना चाहता है तो वो अभी जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम है, किसी की जान भी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि हम दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया मैन लार्स से पंगा लेने जा रहे हैं। ये सुनते ही साइरस के सभी साथी कहते हैं कि हम में से कोई भी वापस नहीं जा रहा, क्योंकि खतरनाक काम करने में ही हमें मजा आता है। साइरस मैग्नस से कहता है कि तुम्हें सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे लॉकर को तोड़ने के लिए, और मैग्नस इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं मीसून ने भी वो डिवाइस बना लिया था जिसके द्वारा इस प्लेन के जीपीएस को उस प्लेन के जीपीएस से कनेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि डिवाइस का साइज काफी बड़ा था और वो किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रहा था। अब इस समस्या का समाधान एबी बताती है। वो कहती है कि तुम इस डिवाइस के पार्ट्स को खोलकर एक एक करके हमें दे दो, हम इसे प्लेन में मिलकर जोड़ लेंगे। मीसून ऐसा ही करती है। वो इस डिवाइस के पार्ट्स को खोलकर सभी में बांट देती है। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इन्हें इस चोरी को अंजाम देना था। सभी उस पैसेंजर प्लेन में चढ़ जाते हैं। लार्स के आदमी पहले से ही इस प्लेन में चढ़े हुए थे, 2 फर्स्ट क्लास में और 3 इकोनॉमी में। और इधर साइरस के सभी टीम मेंबर्स भी उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन इंजीनियर ल्यूक अभी भी नहीं आया था। साइरस उसे कॉल करता है। ल्यूक एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। वो साइरस से कहता है कि वो इस चोरी में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसे इस काम में काफी खतरा महसूस हो रहा है। साइरस कहता है कोई बात नहीं। अब ये पैसेंजर प्लेन उड़ान भरता है और इस प्लेन के साथ उड़ान भरता है इनका वो स्पेशल प्लेन जिसे कैमिला चला रही थी। वो एक बहुत अच्छी पायलट थी। इधर मैग्नस और मीसून डिवाइस के पार्ट्स को ले जाकर बाथरूम में रखते हैं। अब चूंकि ल्यूक नहीं आया था इसलिए इस डिवाइस को जोड़ने का काम एबी अपने हाथ में लेती है। वो इकोनॉमी क्लास के बाथरूम से डिवाइस के पार्ट्स को ले जाकर फर्स्ट क्लास के बाथरूम में जोड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइस बन जाता है एबी उसे उसके जगह पर लगाने लगती है।
लेकिन तभी प्लेन के एक तेज झटके के कारण वो डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर एबी जल्दी से साइरस को बुलाती है। अब दोनों मिलकर इस डिवाइस को जोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लार्स का एक आदमी बाथरूम के बाहर आ जाता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि ये दोनों काफी देर से अंदर थे। अब ये दोनों लार्स के उस आदमी को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अंदर एक कपल है, और फिर ये दोनों उस डिवाइस को जल्दी से जोड़कर उसकी जगह पर लगा देते हैं और बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। अब उधर काम शुरू होता है कैमिला का। वो अपने प्लेन को उस पैसेंजर प्लेन के काफी करीब लेकर आ जाती है, जिसके कारण एयर कंट्रोल सिस्टम में 2 प्लेन नजर आने लगते हैं। हैरी ये सब देख रहा था, लेकिन तभी उसकी एक कॉलीग हैरी से कहती है कि ये क्या मामला है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यहाँ तो 2 प्लेन्स नजर आ रहे हैं। हैरी कहता है कि इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ी सिस्टम में होती रहती है, और इस तरह वो अपनी कॉलीग को बातों में उलझा लेता है। इसी दौरान कैमिला जल्दी से अपने प्लेन को उस पैसेंजर प्लेन के जीपीएस में ऐड कर देती है, और इसके बाद फाइनली सिस्टम में सिर्फ एक प्लेन दिख रहा था। हैरी की कॉलीग जैसे ही ये देखती है, वो कहती है कि हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा हो, और मामला सुलझ जाता है। अब मौका देखकर हैरी पैसेंजर प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि कुछ ही समय में मौसम खराब होने वाला है, जिसके कारण काफी तेज झटके लग सकते हैं। इसलिए हैरी उन्हें पास के ही एक रनवे पर लैंड करने के लिए कहता है, और कहता है कि हालांकि रनवे थोड़ा छोटा है, लेकिन आप जैसे काबिल पायलट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अपनी तारीफ सुनकर वो पायलट्स मान जाते हैं। अब हैरी कैमिला से कहता है कि आपका रास्ता साफ हो चुका है। उधर हमें प्लेन के अंदर मैग्नस को दिखाया जाता है, जो उस तिजोरी को खोलने की तैयारी कर रहा था जिसमें सोना रखा हुआ था। लेकिन इसी दौरान लार्स के आदमियों को इन पर शक हो जाता है, और वे लोग गन को असेंबल करने लगते हैं, क्योंकि वे लोग भी गन को पार्ट्स में बांटकर प्लेन में लेकर आए थे। अब एक आदमी मैग्नस की ओर जाने लगता है। उसे मैग्नस की ओर जाता हुआ देखकर एबी और साइरस उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद इन लोगों के बीच काफी फाइट होती है, और फाइनली ये दोनों लार्स के 2 गुंडों को मार डालते हैं। और इसके बाद लार्स के बचे हुए आदमी साइरस और एबी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मतलब कि इन लोगों का प्लान अब पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। उधर पायलट हैरी के कहने पर उस प्लेन को एक बर्फ से ढके हुए रनवे पर लैंड करवा देता है। इस खतरनाक लैंडिंग के बाद भी प्लेन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित थे। उधर लार्स को जैसे ही पता चलता है कि प्लेन ज्यूरिख में लैंड ना करके कहीं और लैंड कर गया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका आदमी उससे कहता है कि सोना सुरक्षित है। कुछ चोर थे जो इस सोने को चुराकर खुद को मशहूर करना चाहते थे। लार्स अपने आदमियों से कहता है कि 1 घंटे के अंदर उन सभी चोरों और सोने को लेकर मेरे पास आओ, अब मैं उन चोरों को मशहूर करूंगा। उसी वक्त कैमिला अपना प्लेन लेकर वहां आ जाती है। उस प्लेन को देखकर लार्स के आदमी कहते हैं कि सारा सोना इस प्लेन में डाल दो। कैमिला कहती है कि ये प्लेन इतना वजन नहीं संभाल पाएगा, लेकिन लार्स के आदमी कुछ भी नहीं सुनते और सारा सोना और इन सभी को उस प्लेन में शिफ्ट कर देते हैं। अब रास्ते में उड़ान भरते वक्त कैमिला बार बार प्लेन को लेफ्ट और राइट झुकाती है और लार्स के आदमियों से कहती है कि काफी वजन होने के कारण प्लेन का संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन कैमिला ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि प्लेन पर चढ़ाया गया वो परत जिसके द्वारा प्लेन को रडार से बचाया जा रहा था वो हट जाए, ताकि प्लेन रडार में आ सके। अब होता भी वही है जैसा कैमिला ने सोचा था। पर दूसरी तरफ हक्सले ये जानते हुए भी कि उस प्लेन में एबी है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो उस प्लेन को मार गिराने का ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कि उस प्लेन में आतंकवादी है। अब वायुसेना के 2 विमान कैमिला के उस प्लेन को दोनों ओर से घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप कोई जवाब दीजिए वरना हम इस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन लार्स का एक आदमी कैमिला से कहता है कि इन्हें कोई जवाब नहीं देना। अब कोई रास्ता ना देखते हुए कैमिला उस प्लेन को पूरी तरह से पलट देती है और वायुसेना को ये मैसेज देती है कि इस प्लेन के अंदर नागरिक है और इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। ये मैसेज मिलते ही कि प्लेन में नागरिक बंधक है, वायुसेना वहां से वापस चली जाती है। उधर प्लेन के अंदर साइरस और एबी लार्स के 2 आदमियों को हमला करके मार डालते हैं। वही बचा हुआ एक आदमी कैमिला के पास आ जाता है और बात ना मानने पर कैमिला पर हमला कर देता है। अब घायल होने के कारण कैमिला प्लेन को नहीं उड़ा पाती। इसी दौरान साइरस और एबी वहां आ जाते हैं और उस आखिरी गुंडे को मारकर प्लेन को किसी तरह कंट्रोल करते हैं और कोई रास्ता ना देखते हुए ये दोनों उस प्लेन को लार्स की ही प्रॉपर्टी पर लैंड करवा देते हैं। लैंड करते ही इन सभी को लार्स अपने आदमियों के साथ घेर लेता है। वहाँ लेवाइथन भी होती है जिसके साथ लार्स ने ये डील किया था। इसी दौरान लेवाइथन को एक मैसेज मिलता है, वो ये कि इनमें से कोई इंटरपोल से है। अब वो कहती है कि मुझे ये डील नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लार्स उस पर गोली चला देता है और वो मारी जाती है।
अब लार्स इनसे पूछता है कि तुम में से कौन इंटरपोल से है। साइरस एबी को बचाने के लिए कहता है कि मैं इंटरपोल से हूँ। ये सुनते ही लार्स साइरस पर गन पॉइंट कर देता है और इससे पहले कि वो उसे शूट कर देता तभी हैक्सले पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है। पुलिस को देखकर लार्स कहता है कि ये लोग चोर है, मैं तो बस अपनी प्रॉपर्टी बचा रहा था, इन लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाओ। तभी साइरस पुलिस वालों को कुछ दिखाता है। दरअसल साइरस की टीम ने पहले ही इस प्लेन के ऊपर NFT से निकाले गए सारे कैमरे लगा दिए थे और उन कैमरों ने यहाँ पर जो भी हुआ उन सभी को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे साइरस उस प्लेन के LED स्क्रीन पर प्ले करवाता है। और अब पुलिस देखती है कि लार्स ने ही लेवाइथन को शूट करके मारा है और इसके बाद लार्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर जैसे ही एबी को पता चलता है कि हक्सले ने ये जानते हुए भी कि उस प्लेन में एबी है, उसने उस प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर दे दिया था। एबी इसके लिए हक्सले को एक जोर का थप्पड़ मारती है और इंटरपोल से खुद को अलग कर लेती है और साइरस के पास जाकर उसके टीम में शामिल हो जाती है। अब हमें इस मूवी के इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल साइरस ने सारा सोना पहले ही चुरा लिया था। इसके लिए मैग्नस ने पहले ही लोहे की ईंटों को गोल्डन कलर से रंग दिया था और प्लेन के अंदर ही उसने असली सोने की जगह नकली सोने को रख दिया था और उस असली सोने को प्लेन के नीचे गिरा दिया था और ल्यूक ने इन्हें धोखा नहीं दिया था। दरअसल वो असली सोने को लैंड करवाने के लिए ही नीचे रुका हुआ था, पर एबी को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ये सभी एक झील के किनारे जाते हैं और साइरस एक बटन दबाकर असली सोने को पानी से बाहर निकालता है। उधर हैक्सले को जैसे ही पता चलता है कि ये नकली सोना है, वो गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और इधर साइरस अपनी टीम के साथ इस जीत का जश्न मनाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।